हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ जून के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 20 न्यूज़ को कवर किया गया, इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे। इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रही थी उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये ओवरऑल सेशन आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, डेली, मंथली, वीकली, एमसीक्यू फॉर्मेट में, स्टैटिक फॉर्मेट में, हर प्रकार की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है और यूज़र आईडी भी दी हुई है। अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आपको वह चैनल मिल जाएगा जहाँ पे 2600 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेकिन न्यूज़ में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने IBPS 2021 क्लियर किया है। ये है मेरा स्कोर कार्ड। और मैं स्कोर कार्ड क्यों दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा हाईएस्ट स्कोर 28.25 करंट अफेयर्स में था। तो मैं जिन रिसोर्सेज यानी जिन सोर्सेज को फॉलो करके मैं करंट अफेयर्स मैंने अपना प्रिपेयर किया था, उन्हीं सोर्सेज से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, उन्हीं का कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपको बस एक सोर्स फॉलो करना है, एजुकेयर। इसके अलावा आपको कोई फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे सोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं। आपको 2 से 3 सोर्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सोर्स में सारे सोर्सेज का कंपाइलेशन में करता हूँ, फिर आपके सामने लेकर आता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेकिन न्यूज़ से बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बेस्ट एवर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट एवर करंट अफेयर्स का एक सेशन है, यानी चैनल है। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली महाराष्ट्र जॉइंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, यानी इसे रोकने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रखा है। उस इनिशिएटिव का नाम है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का मतलब यही है, ये अलग अलग बड़े बड़े यानी देश के साथ या राज्यों के साथ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करेगा और प्लास्टिक के अगेंस्ट एक्शन लेगा, उसे रोकने का प्रयास करेगा। तो इसी के रिगार्डिंग महाराष्ट्र ने रिसेंटली WEF के ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के साथ MOU किया है। अब इस MOU में महाराष्ट्र में प्लास्टिक को कम करने का प्रयत्न किया जाएगा। प्लास्टिक का रीयूज़ करना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना, काफ़ी चीज़ें इसमें की जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग महाराष्ट्र ने WEF के साथ MOU साइन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा में है, लेकिन इसकी रिसेंटली 52nd मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई थी? 52nd मीटिंग 52nd मीटिंग डेवोस में होस्ट हुई थी। ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नीति आयोग के साथ भी MOU साइन किया था। और नीति आयोग के साथ MOU इसलिए साइन किया था ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें टेक्निकल नॉलेज दिया जाए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्निकल सुविधाएं या फिर उन्हें नॉलेज दी जाए। ये पर्पज़ था इसका नीति आयोग के साथ MOU का, ये याद रखिए। और रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, यानी एक इंडेक्स रिलीज़ किया था। इसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और इस इंडेक्स में टॉप किस देश ने किया है? तो इस इंडेक्स में टॉप किया है जापान ने। और इंडिया की रैंक क्या रही है? 54th इंडिया की रैंक रही है। तो ये रैंक इंडिया की याद रखिए। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक चीज़ में टॉप किया है। कौन सी चीज़ में? शुगर के मामले में, शुगर प्रोड्यूसन के मामले में, शुगर प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। और सेकंड नंबर पर यूपी था, जो यूपी पहले टॉप पर आता था, लेकिन एथेनॉल के कारण यूपी शुगर बनाने के बजाय एथेनॉल में ज़्यादा देने लगे। इस वजह से प्रोडक्शन वहाँ पर कम हो गया शुगर का। तो ये भी याद रखिए। महाराष्ट्र ने रिसेंटली एक और लिस्ट में टॉप किया था। वो लिस्ट है कि GST रजिस्ट्रेशन के मामले में किस राज्य ने टॉप किया है। तो 2017 से 2022 के बीच की रिपोर्ट है और इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि यानी स्मॉल ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन के मामले में जो हर क्वार्टरली GST पे करते हैं, उस लिस्ट के मामले में किस राज्य ने टॉप किया, तो उसका आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप पैरेलल याद रखते हुए चलिए। रिसेंटली महाराष्ट्र के एक इस आर्मी मैन का नाम है अविनाश साबले। और अविनाश साबले जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उन्होंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड है 5000 मीटर की दूरी को मात्र 13.25 सेकेंड्स, 30 मिनट्स 25 सेकेंड्स में इन्होंने कवर किया है। और 30 ईयर के ये आर्मी मैन हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये भी आप याद रखिए। और महाराष्ट्र का एक गांव है मानगार गांव है। ये पहला गांव बन गया है जिसने KVIC ने, ऐसा पहला गांव बन गया है जिसे KVIC ने विलेज ऑफ हनी का स्टेटस दिया है। विलेज ऑफ हनी का स्टेटस किसे दिया है? मानगार को दिया है। ये भी आप याद रखिए। और महाराष्ट्र के पुणे में
इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की गई। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस कहाँ लॉन्च की गई? पुणे में लॉन्च की गई, भारत की पहली। तो ये भी आप याद रखिए। महाराष्ट्र की एक स्कीम है जीवहाला। जीवहाला, ये जीवहाला इसलिए न्यूज़ में थी, जीवहाला इस रिसेंटली लॉन्च की गई थी ताकि इनमेट्स को, जेल कैदियों के परिवार को लोन दिया जा सके। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लेजिस्लेचर हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की कैपिटल है, यहाँ पे रिसेंटली एक इवेंट आयोजित हुआ और इस इवेंट का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है वुमेन्स को एम्पावर करना। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, उनके राइट्स के अगेंस्ट काम करना, राइट्स के लिए काम करना, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करना, ओवरऑल वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि इसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 14th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये याद रखिए। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। जगह का नाम स्पेशल रहेगा क्योंकि फर्स्ट एवर, पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है। और तिरुवनंतपुरम ये जगह का नाम याद रखिए। तिरुवनंतपुरम जो कि भी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इसरो का पहले तो यहाँ पर इसरो का एक सेंटर है, यानी स्पेस सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च की गई थी जिसका नाम है HS-200 जो कि गगनयान मिशन, पहला मैन्ड मिशन है जहाँ पे ह्यूमन स्पेस में जाएंगे। उस मिशन के लिए एक ट्रायल के रूप में लॉन्च किया गया था HS-200। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, और जो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ये याद रखिए। रिसेंटली केरला की बात करें तो केरला की जो फुटबॉल टीम है, इसने संतोष ट्रॉफी 2021-2022 जीता है और हराया किसको? वेस्ट बंगाल को हराया है। और अच्छा, केरला के अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो फुटबॉल टीम है इसके कैप्टन का क्या नाम है, तो जीजो जोसेफ इनका नाम है। याद रखिए, जीजो जोसेफ कैप्टन का नाम है। रिसेंटली केरला ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम है सेली एप्लीकेशन, जो कि लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए ये लॉन्च की गई थी, सेली एप्लीकेशन। और ये भी याद रखिए। और देश का पहला टोमेटो फीवर कहाँ पाया गया? केरला में ही पाया गया, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पहला टोमेटो फीवर पाया गया। आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं। अगली न्यूज़ है फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर। ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर है क्या? ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर यानी आने वाला जो ओलंपिक्स है, जैसे कि पेरिस ओलंपिक यानी समर ओलंपिक 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? पेरिस में होगा। और विंटर ओलंपिक 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा इटली में। तो ये जो पेरिस और इटली में जो समर और विंटर ओलंपिक आयोजित होंगे उनके लिए स्पोर्ट्स मैन तैयार करना, यानी स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करना, और इसी के लिए ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में इनोग्रेट किया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर है? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो स्पोर्ट लेवल यानी ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स सेंटर, यानी मेन मकसद है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना। बस इसी के रिगार्डिंग अहमदाबाद में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया। तो ये भी याद रखिए। और अहमदाबाद के भी अगर जगह का नाम पूछा जाए तो नारायणपुर एरिया है, नारायणपुर जगह है, यहीं पे इसका इनोग्रेशन किया गया है, याद रखिए। और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होगा, इसी साल होगा 2022 में। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, याद रखिए। फीफा वर्ल्ड कप एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अक्टूबर 2022 में इसे स्टार्ट हो जाएगा ये है, ठीक है। और मैंने बता दिया समर ओलंपिक कहाँ होस्ट हो रहा है? पेरिस में होगा। विंटर ओलंपिक इटली में होगा। समर 2024 वाला होगा और विंटर 2026 वाला होगा। अच्छा, 2022 वाला समर विंटर ओलंपिक्स 2022 वाला विंटर ओलंपिक किसने होस्ट किया? चाइना ने। चाइना की बीजिंग में होस्ट हुआ। और 2020 का समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ? टोक्यो में होस्ट हुआ, जो कि 2021 में हुआ था, याद रखिए। और अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद से एक चीज़ इंपॉर्टेंट लॉन्च की गई थी जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी याद रखिए। 2021 को लॉन्च किया गया था, 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से लॉन्च किया गया था? अहमदाबाद से लॉन्च किया गया था। और अहमदाबाद से भी कौन सी जगह से? साबरमती आश्रम से लॉन्च किया गया था। और ये 12 मार्च डेट ही क्यों चूज़ की गई? देखिए 12 मार्च को, यानी 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने
एक डांडी मार्च लॉन्च किया था। तो बस यानी डांडी मार्च लॉन्च किया था, बस उसी के डेट को याद करते हुए, रिमेंबर करते हुए इसी दिन को ये लॉन्च किया गया था। तो याद रखिए। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड कब होगा, ख़त्म कब होगा? तो इसकी एक्सपायरी डेट भी याद कीजिए, 15 अगस्त 2023, 2023, अगले साल 15 अगस्त को ये ख़त्म होगा। दोनों डेट्स को इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। इसको 15 अगस्त यानी देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में याद कीजिए, और साबरमती यानी दांडी मार्च जो 1930 में गांधी जी ने किया था, इसी वजह से 12 मार्च ये याद कीजिए। तो इंटरलिंक करेंगे तो अच्छे से याद होगा। अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एड्रेस द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ गीता प्रेस एट गोरखपुर यूपी। गीता प्रेस जो कि बहुत पुरानी प्रेस है, और ये मेनली फोकस है जो हिंदू रिलीजन के जितनी भी बुक्स है उनको पब्लिकेशन के मामले में ये इंडिया में सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, और इसी ने अभी रिसेंटली 100 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे एड्रेस किया था, इसके सेलिब्रेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, इतना याद रखिए कि गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ पर है, यूपी में स्थित है। तो इन्होंने रिसेंटली 100 साल पूरे कर लिए हैं, ये याद रखिए। और रिसेंटली गोरखपुर न्यूज़ में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूर्वांचल का पहला नेचुरल म्यूजियम लॉन्च किया, पहला नेचुरल साइंस म्यूजियम कहाँ, पूर्वांचल का पहला, तो ये आंसर बनेगा गोरखपुर में। और रिसेंटली यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है नोएडा, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी रिसेंट न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे टाटा ने इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसे कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जीत लिया है, तो इसलिए न्यूज़ में था। और अच्छा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑन कौन कर रहा है अभी, तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40 साल के लिए इसे ऑन करेगा। और तो याद रखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन कर रहा है, और अगर ये बन जाएगा तब बनने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के नोएडा से ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी इस मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है श्रेष्ठा। क्या नाम है? श्रेष्ठा इस स्कीम का नाम है। और श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि एससी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट के जो मेरिटोरियस होनहार बच्चे, उन लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जा सके। इसके लिए श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये नोएडा उत्तर प्रदेश से ही लॉन्च की गई थी, इसलिए आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था अभी, संभव पोर्टल। अगली न्यूज़ है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनोग्रेट्स फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक लेबोरेटरी बनने जा रहा है, जिसे इनोग्रेट किया गया है, यानी मनसुख मांडविया के द्वारा इनोग्रेट किया गया। कहाँ पर? बिहार के रक्सौल में एक लेबोरेटरी आई जिसका नाम है फूड लेबोरेटरी, और ये फूड लेबोरेटरी है किसकी? FSSAI की है। और इस लेबोरेटरी का मकसद क्या है? देखिए, बिहार के बिल्कुल नज़दीक में कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है, नेपाल से अगर कुछ फूड रिलेटेड कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल से आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट सही है नहीं है, उसकी जांच करने के लिए ये लेबोरेटरी खोली जा रही है। इससे पहले जब नेपाल खुद अपनी लेबोरेटरी से जांच करके फिर भेजता था, लेकिन ऑथेंटिकेशन के लिए ज़्यादा और विश्वास के लिए, ट्रस्ट के लिए फूड लेबोरेटरी इंडिया ने अपनी खुद की लॉन्च की है, और इसे लॉन्च किया है रक्सौल में, बिहार में। ये जगह नाम याद रखिए। तो ये एक इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट है दोनों देशों का, तो ये भी याद रखिए। और रिसेंटली अगर हम बात करें FSSAI की, तो FSSAI की स्थापना तो हुई थी 2011 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसमें रिसेंटली चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए जिनका नाम है रीता टेओटिया इनका नाम है, रिसेंटली बनाए गए चेयरपर्सन हैं। और बिहार की एक जगह है जिसका नाम है बेगूसराय। ये किस मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय? तो गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी। और गिरिराज सिंह है कौन? पंचायती राज मिनिस्टर है, और मिनिस्टर फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट है। पंचायती राज मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट के 2 मिनिस्ट्री हेड करते हैं गिरिराज सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहीं बनती है। कहाँ पर? बेगूसराय बिहार। और बिहार में एक और जगह है,
आरा बिहार किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आरा किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी राजकुमार सिंह की। राजकुमार सिंह जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आरा बिहार ही है। अभी रिसेंटली बिहार की एक जगह है जिसका नाम है जामुई, ये किस लिए न्यूज़ में थी, क्योंकि जामुई में देश का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व पाए जाने का अनुमान लगाया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। तो ये भी याद रखिए, जमुई जगह भी याद रखिए। और बिहार का सबसे बड़ा यानी बिहार सबसे बड़ा क्या, बिहार ने टॉप किया है मशरूम के मामले में। बिहार ने किस प्रोडक्शन के मामले में टॉप किया है, तो मशरूम प्रोडक्शन के मामले में बिहार ने टॉप किया है। ओडिशा सेकेंड नंबर पर है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर है। तो ये भी रैंकिंग आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है, इंडिया हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 10% एथेनॉल इन पेट्रोल 5 months अहेड ऑफ द शेड्यूल था कि हम 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाएंगे बिफोर द नवंबर 2022, लेकिन हमने ये टारगेट इससे 5 महीने पहले ही अचीव कर लिया। तो इसी को एड्रेस करते हुए ड्यूरिंग द सेव सॉइल मूवमेंट, जो कि शिमला में भी रिसेंटली होस्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था सेव सॉइल मूवमेंट। और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमने 5 महीने पहले ही 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को अचीव कर लिया है। अच्छा, 20% का टारगेट क्या है? 20% का पहले 2030 रखा गया था, लेकिन ऐसे रिसेंटली रिड्यूस करके 2025-26 कर दिया गया, यानी मार्च 26 तक हम 20% एथेनॉल इन पेट्रोल हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। ये डेटा हमारा 2014 तक 1.5% था। अब हमने इसे 2022 के मिड में 10% अचीव कर लिया। अब टारगेट है कि मार्च 2026 तक हम 20% भी इसे अचीव कर लें। तो ये टारगेट रखा गया है, याद रखिए। और अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है, तो यूएसए सबसे टॉप पर है। उसके बाद ब्राज़ील सेकेंड नंबर पर आता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 5th पोजीशन इंडिया की एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया की पोजीशन कितनी है? 5th है। और ये जो सेव सॉइल मूवमेंट है, ये सेव सॉइल मूवमेंट लॉन्च किया गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसे लॉन्च किसके द्वारा गया? एक ईसा फाउंडेशन है। ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ईसा फाउंडेशन को कौन हेड करते हैं? सदगुरु, आपने नाम सुना ही होगा, यानी सदगुरु जग्गी वासुदेव, इन्हीं का है ये ईसा फाउंडेशन। और ये एनवायरनमेंट के लिए ही, ये मेनली कावेरी रिवर के लिए वर्क करता है ये ईसा फाउंडेशन। और इसी का ये मूवमेंट है सेव सॉइल मूवमेंट। और इसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है न्यू दिल्ली में। तो ये याद रखिए। और बस इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट और बनता नहीं है। और इसमें जो सेव सॉइल मूवमेंट, इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, इसमें रिसेंटली राजस्थान ने इससे MOU साइन कर लिया है इस फाउंडेशन के साथ सेव सॉइल मूवमेंट के रिगार्डिंग। और ये दूसरा राज्य बन गया है राजस्थान। पहले गुजरात ने साइन किया था, अब राजस्थान ने साइन कर लिया है। 2 राज्यों ने साइन किया है सेव सॉइल मूवमेंट के रिगार्डिंग इस फाउंडेशन के साथ MOU। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, मारुति सुजुकी इंस्टॉल्स एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट। देखिए, और इन मानेसर हरियाणा, याद रखिए मानेसर हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया। देखिए 20% कारपोर्ट क्या होता है? 20% मेगावाट, ये ऐसा सोलर प्लांट है जो यानी रूफटॉप सोलर प्लांट है, यानी इसको टिन सेट के रूप में लगाया जाएगा और इसके नीचे आराम से कार्स पार्क की जा सकती है। और यानी लगभग 9000 कार्स को पार्क किया जा सकता है इस प्लांट के नीचे। तो और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस एनर्जी से एक साल में 67,000 कार्स को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है इस इलेक्ट्रिसिटी से। तो याद रखिए 20 मेगावाट कारपोर्ट टाइप सोलर प्लांट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो मानेसर हरियाणा में। और ये मारुति सुजुकी द्वारा इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है कारपोर्ट के मामले में। याद रखिए मारुति सुजुकी, जो कि 2 कंपनीज़ का एक यानी कह सकते हैं पार्टनरशिप है। मारुति जो कि इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, और दोनों का ही ये एक वेंचर है। और इसका हेडक्वार्टर मारुति सुजुकी का न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिए। और अच्छा, इस सोलर की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर आ रहा है? सबसे बड़ा या सबसे पहला हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट कहाँ पर आ रहा है? यानी विंड और सोलर दोनों का
कॉम्बिनेशन यानी राजस्थान में आ रहा है। और राजस्थान में इसकी कैपेसिटी क्या है, 390 मेगावाट। 390 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी और ये राजस्थान में आ रहा है। पहला विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है, सोलर से रिलेटेड, ठीक है, सोलर और विंड से रिलेटेड। और रिसेंटली आसाम अपने राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट ला रहा है 90 मेगावाट का। और इसे कौन सी कंपनी ला रही है, अजूर पावर इसे ला रही है और आसाम में ये ला रही है। और ये आसाम का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। रिसेंटली राजस्थान ने 10 गीगावाट, नॉट मेगावाट, 10 गीगावाट 10 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लिया है। 10 गीगावाट प्रोडक्शन करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान, पहला राज्य बन गया है राजस्थान देश का। और रिसेंटली 2021 में इंडिया ने टोटल 10 गीगावाट, सिर्फ 2021 में 10 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया था सोलर में, जिसमें राजस्थान ने टॉप किया है। 4.5 तो केवल सिर्फ राजस्थान ने ही इंस्टॉल किया है। उसके बाद गुजरात ने इस पर इंस्टॉल किया है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड गरीब कल्याण सम्मेलन इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। गरीब कल्याण सम्मेलन, ये देखिए मोदी जी ने ये सम्मेलन आयोजित किया था अपनी जो 8 साल की जो गवर्नमेंट, 8 साल की जो सत्ता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजित किया गया। और ये शिमला में आयोजित हुआ और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे एड्रेस किया। इस गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान ही मोदी जी ने एक चीज़ का अनाउंसमेंट किया, यानी 11th इंस्टॉलमेंट जो किसानों की थी उसे रिलीज़ किया। और ये 11th इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लॉन्च की गई। और ये 21 करोड़ की कंप्लीट इंस्टॉलमेंट थी, 21 करोड़ की। और इसे दिया गया था 10 करोड़ फैमिलीज़ को, जो कि जितने भी फार्मर्स, जितने भी किसान हैं, उन सभी को ये इंस्टॉलमेंट दी गई। और ये इंस्टॉलमेंट थी 2000 रुपये की। इस पीएम किसान स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6000 रुपये हर साल किसानों को देती है, 3 किस्तों में, हर 4-4 महीने में। और ये 2000 रुपये की किस्त अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई है किसानों को। तो ये याद रखिए, गरीब कल्याण सम्मेलन रिसेंटली शिमला में यानी हिमाचल प्रदेश में होस्ट हुआ। और अगर शिमला की बात करें तो शिमला में एक चीज़ का इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर जो भी हमने रिसेंटली पढ़ा था, आर्मी ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शिमला में है। और रिसेंटली आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक चीज़ लॉन्च की, उसका नाम है वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर इंडियन आर्मी के लिए वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ मिलकर, याद रखिए इतना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी इन फेब 2019 में। इसे 2019 फरवरी 2019 में यानी बजट के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। और इसे 6000 रुपये देने का मकसद टारगेट रखा गया था। और हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त दी जाएगी। और ये जो स्कीम है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, ये स्कीम है, याद रखिए। 100% फंडिंग गवर्नमेंट की है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है ये स्कीम, इसके अंतर्गत ये दी जाती है, याद रखिए। और पीएम किसान ऐप जिसने बनाया है, पीएम किसान एप्लीकेशन, उसका नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाई, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे बनाया था, याद रखिए। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन 2020 फाइनेंशियल ईयर 2022 एट $44.4 बिलियन। देश का पहला हाईएस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, याद रखिए नंबर 44.4 बिलियन। और इसे यानी सबसे ज़्यादा अगर टेक्सटाइल का अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो वो किस देश को किया है, तो हमने यूएस को किया है, सबसे ज़्यादा हमने यूएस को किया है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश, यूएई, इन देशों को हमने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया है। और ये इंडिया का हाईएस्ट रहा। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 2019 में इस टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च की थी, इसका नाम है समर्थ स्कीम। यानी अगर प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है कि समर्थ स्कीम किसकी है, तो याद रखिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है श्रेष्ठा स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। रिसेंटली बजट 2022 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना बजट अलॉकेट किया गया था, तो 12,382 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए।
ये भी आप याद रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हेड की जाती है पीयूष गोयल के द्वारा, और पीयूष गोयल की राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगली न्यूज़ है द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC कमेटी लेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास वोटेड अनएमिशली। रिसेंटली एक यानी सरप्राइज मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और जिसे RBI गवर्नर के द्वारा लेड किया गया शक्तिकांत दास के द्वारा। इसमें कुछ चेंजेस किए गए इंटरेस्ट रेट्स में, जैसे कि रेपो रेट को बढ़ाकर 4.9% किया गया। पहले 4.4 थी, 0.5 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिए गए, और अभी ये हो गई 4.9%। तो ये रेपो रेट याद रखिए। GDP ग्रोथ को उन्होंने वही रखी है जो पहले प्रोजेक्ट की थी 7.2%, अभी भी 7.2% रखी गई है फाइनेंशियल 2023 की। अच्छा, फाइनेंशियल 2022 में क्या इंडिया की GDP कितनी रही? 8.7% NSO के अकॉर्डिंग। याद रखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दो फैसिलिटीज़ में भी 0.5 बेसिस का यानी 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट किया गया और बढ़ाकर कर दिया गया है 4.65% और 5.15% रेस्पेक्टिवली। यानी SDF कर दिया गया है 4.65% और MSF कर दिया गया है 5.15, और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रखा है 6.7%। पहले 5.7% किया था, लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? 6.7% 2023 के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 6.7%। और एक चीज़ है ई मैंडेट ऑन कार्ड्स। क्या होता है ई मैंडेट ऑन कार्ड्स? देखिए, अगर आप जैसे आपका OTT है, जैसे नेटफ्लिक्स का पेमेंट है, आपका महीने होते ऑटोमेटिक कट हो जाता है, तो वो कट होता है वो RBI की गाइडलाइंस के अनुसार होता है, यानी 5,000 रुपये तक का पेमेंट ऑटोमेटिक कट हो सकता है अगर आपकी अप्रूवल है तो। लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15,000 रुपये कर दिया गया। अब 15,000 रुपये तक का अगर कोई ऑटोमेटिक यानी ई मैंडेट कार्ड पर अगर रिकरिंग पेमेंट है जो हर महीने अकर होता है, और उसे एज इंस्टॉलमेंट बिना आपकी, सिर्फ आपको एक मैसेज भेज दिया जाएगा कि पेमेंट कट गया है, उससे पहले आपकी कोई अप्रूवल नहीं ली जाती है इस पेमेंट के मामले में, जिसे 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिए। और पहले रुपए क्रेडिट कार्ड UPI में नहीं था, अब रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI में भी लाया गया है। RBI ने अनाउंसमेंट कर दिया है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है बाइनियल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड। हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसे 2022 में रिलीज़ कर दिया गया। इंडिया की बहुत ही ख़राब रैंकिंग रही है, 188 यानी 180 यानी बिल्कुल बॉटमस्ट 180 कंट्रीज़ में से 180 रही है, और इंडिया का स्कोर 18.9 रहा है, जो बिल्कुल बॉटम है इंडिया की पोजीशन। बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसे टॉप किया है डेनमार्क ने, डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम ने, फिर उसके बाद फिनलैंड ने। यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, इन 3 देशों ने इसे टॉप किया है। और पाकिस्तान की रैंकिंग 177 बांग्लादेश की, इंडिया से भी बेहतर रैंकिंग रही इन दोनों देशों की। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया गया था येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इस रिपोर्ट ने इन्होंने इस इंडेक्स के साथ ये भी कहा है कि डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम ये 2 ही ऐसे देश हैं जो 2050 तक नेट जीरो एमिशन गोल को अचीव करने के ट्रैक पर है। बाकी कोई सा भी देश ट्रैक पर नहीं है। इवन तो इंडिया, चाइना, रसिया, US ये ऐसे देश है, अगर इनकी यही अगर कंडीशन रही तो 2050 क्या 2021 तक भी ये इसे अचीव नहीं कर पाएंगे 2050 जो नेट जीरो एमिशन गोल है इसको। तो याद रखिए। और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है, ये नंबर भी आप याद रखिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लाइफ मूवमेंट भी लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट LIFE मूवमेंट लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिसेंटली कब मनाया गया? 5 जून को, और इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, और ये 15 नंबर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, और इसे होस्ट किया था स्वीडन ने। इस साल होस्ट किया था स्वीडन ने, इंडिया ने इसे 2018 में होस्ट किया था। अगली न्यूज़ है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इन शॉर्ट DBS बैंक इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस। DBS बैंक का पहले इंडिया में कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, अब इसका नया क्रेडिट कार्ड आ गया, और एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम रखा है सुपर कार्ड इस क्रेडिट कार्ड का नाम रखा है, और ये लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इतना आप याद रखिए। और बजाज फाइनेंस रिसेंटली इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि बजाज फाइनेंस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है हर
हर टाइम EMI ऑन टाइम, हर टाइम EMI ऑन टाइम। ये इनिशिएटिव भी किसने लॉन्च किया है? बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया है। और बजाज फाइनेंस यानी बजाज फिनसर्व एक कंपनी है जिसके MD है जिनका नाम है संजीव बजाज। और संजीव बजाज को रिसेंटली CII के प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बन गए? संजीव बजाज बन गए 2022-2023 के लिए। तो इनका नाम याद रखिए। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ है, मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ ₹76,390 करोड़। 73,390 करोड़ का एलोकेशन किया है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स का। इसका मकसद इंडिजीनियस टेक्निक्स को इंडिजीनियसली डेवलप करना मेन मकसद है। जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, सब कुछ डिज़ाइन इंडिजीनियसली होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडिजीनियस होगी, टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस होगी। ये पर्पज़ है इस अप्रूवल का, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट का। और इसका अमाउंट याद रखिए 76,390 करोड़ इसका एलोकेशन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ में याद रखिए कि इसके अंदर जो डोरनेट 228 एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, और सुखोई 30 मार्क MK-1, ये दो चीज़ें कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, याद रखिए। और इससे बना कौन रहा है? इसका हेडक्वार्टर या तो हैदराबाद या बेंगलुरु में कंफ्यूज हो गया हूँ, तो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा, या भी टेलीग्राम चैनल पे आपको कंफर्म कर दूंगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे बना रहा है, डोरनेट 228 एयरक्राफ्ट को और सुखोई 30 मार्क 1 को। ये दोनों चीज़ आप याद रखिए। और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 76,390 करोड़ अप्रूव किए गए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट किसने किया 2017-2021 के बीच में, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट किया है। फिर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना है। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन रहा है आर्म्स के मामले में? तो यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रसिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, देयर आर द 4 लेयर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs की 4 लेयर्स रिसेंटली अनाउंस किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 4 लेयर्स आपको याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर आती है बेस लेयर, सेकंड आती है मिडिल लेयर, थर्ड आती है अपर लेयर, फिर होती है टॉप लेयर। बेस लेयर NBFC को किसे बोलेंगे? जिसका जो एसेट साइज है वह 1,000 करोड़ से कम है, उसे हम बोलेंगे बेस लेयर। और वह NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग होनी चाहिए, जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है, और उसका 1,000 करोड़ से कम एसेट साइज है, तो उसे बोलेंगे बेस लेयर। मिडिल लेयर किसे बोलेंगे? मिडिल लेयर 2 प्रकार की होगी। एक तो वह होगी जो डिपॉजिट्स लेती है, और एक वो होगी जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है। अगर वह डिपॉजिट्स लेती है तो उसकी एसेट साइज का कोई मैटर नहीं करेगा। डिपॉजिट लेती है मतलब वो मिडिल लेयर में आएगी। और अगर डिपॉजिट नहीं भी लेती है तो फिर और उसकी दूसरी कंडीशन देखी जाएगी कि वह 1,000 करोड़ को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है। 1,000 करोड़ से कम है तो बेस लेयर, 1,000 करोड़ से ज़्यादा है तो मिडिल लेयर। ये 2 रैंकिंग याद होगी। तीसरी अपर लेयर। अपर लेयर RBI खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किसे अपर लेयर बनाया जाना है, और ये RBI अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, तो ये आप याद रखिए। और फिर आता है टॉप लेयर। टॉप लेयर को अभी कोई इसमें अनाउंसमेंट किया नहीं गया, इसे फ्यूचर के लिए लिस्ट करके रख दिया गया है, जो RBI आने वाले टाइम में बता देगा। तो आप फिलहाल के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट बनती है, 2 इंपॉर्टेंट याद रखिए, तीसरी भी आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ है, RBI imposes 27.50 लाख पेनल्टी ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27,50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है, याद रखिए। और ये पेनल्टी लगाई है 47A1C सेक्शन के अंतर्गत ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये एक्ट याद रखिए और ये सेक्शन याद रखिए। इस सेक्शन के अंतर्गत ही पेनल्टीज लगाई जाती है, और रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाई गई। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ। वेयर सर्विस इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये इसकी टैगलाइन याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पहले कोलकाता था, और गवर्नर इसके कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर्स है, महेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, टी रविशंकर और M राजेश्वर राव। अगली न्यूज़ है, मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 होस्टेड बाय मंगोलिया। रिसेंटली मंगोलिया ने एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 होस्ट किया है, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें 16 कंट्रीज़ ने, 16 देशों ने पार्टिसिपेशन लिए थे। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेशन लिया था। और इंडिया के जिस
जिस कंटीजेंट ने पार्टिसिपेशन लिया था उसका नाम है लद्दाख स्क्वाड, और लद्दाख स्क्वाड ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। और ये मंगोलिया के कहाँ पर आयोजित हुई थी? उलन बतूर में। तो उलन बतूर याद रखिए मंगोलिया में। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित हुई? मंगोलिया में आयोजित हुई। ये इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है बोलाट टर्लेखानोव, बोलाट टर्लेखानोव कप। ये एक रेसलिंग से रिलेटेड एक इवेंट है, एक कप है, एक चैंपियनशिप है, बोलाट टर्लेखानोव कप। और ये रिसेंटली कहाँ पे होस्ट हुआ? अल्मेटी, जो कि कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। अल्मेटी जो कि कजाकिस्तान में, इसे रिसेंटली ये फिनिश हुआ। और इसमें इंडिया में किस किस ने क्या क्या जीता ये याद रखने की याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 5 वुमेंस का नाम याद रखिए। साक्षी मलिक, दिव्या ककरान, मानसी अहलावत, सरिता मोर, दिव्या ककरान। ये दिव्या ककरान फिर से आ गया ये नाम। ये 4 वुमेंस का नाम याद रखिए। इन्होंने तो गोल्ड जीता है, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एक मेन सेक्शन में अमन सहरावत, इन्होंने गोल्ड जीता है। तो टोटल इंडिया ने 6 गोल्ड जीते हैं और एक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसके द्वारा? ये जीता है बजरंग पूनिया के द्वारा। तो इतना याद रखिए। इंडिया में इनका नाम याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूछा जा सकता है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है, और मानसी अहलावत किस खेल से संबंधित है, बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? तो आंसर होगा रेसलिंग से संबंधित है। तो इन सभी का नाम याद रखिए। अगली न्यूज़ है कि इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 रिसेंटली हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान यहाँ पे रिसेंटली होस्ट हुई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ISSF का हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। और इसमें इंडिया की पोजीशन 2nd रही है मेडल टैली में, और इसे टॉप किया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने इसे टॉप किया है। इंडिया की मेडल टैली रही है 2nd पोजीशन। और याद रखिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। और इसमें जो नाम आपको याद रखने हैं वो नाम याद रखने हैं सरिया अग्रवाल और रामिता असी चौकसी और स्वप्निल कौशल। ये 4 स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड्स जीते हैं। दोनों ने की अलग अलग यानी मिक्स्ड कैटेगरी में जीते हैं दोनों ने। सरिया और रामिता ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल यानी वुमेंस इवेंट में, और स्वप्निल और अशी ने जीते 2nd गोल्ड जीता है 50 मीटर मिक्स्ड इवेंट में। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन हेडक्वार्टर लॉजन में नहीं, इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का मकसद यही है कि स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, वरना देखिए WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 1 व्यक्ति सिर्फ ख़राब खाने की वजह से बीमार होता है। तो बीमार ना हो, अच्छा खाना खाओ। इसी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है WHO के द्वारा। और हर साल 4,20,000 सिर्फ कंटेमिनेटेड फूड के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है, ये WHO का कहना है। इस साल की थीम है सेफ़र फूड बेटर हेल्थ। सेफ़र फूड बेटर हेल्थ इस साल की थीम है, लेकिन इसका स्लोगन अलग है। स्लोगन है सेफ्टी फूड एवरीवन्स बिजनेस। सेफ्टी फूड एवरीवन्स बिजनेस इसका स्लोगन है, लेकिन इसकी थीम में सेफ़र फूड बेटर हेल्थ इसकी थीम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 जो गोल्स हैं उनमें से 2nd गोल और 3rd गोल फूड से रिलेटेड ही यानी हेल्थ से रिलेटेड ही है। और जीरो हंगर ये 2nd गोल है, तो गोल याद रखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN का 2nd गोल है जीरो हंगर, और 3rd गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। जीरो पॉवर्टी ये गोल नंबर 1 है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड ओशियंस डे इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन 8 जून। हर साल वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया। ओशियंस डे मनाने का मकसद यही है कि ओशियंस को बचाना। जो भी हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम उन पे एक्टिविटीज़ करके जो ओशियंस के जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, पॉल्यूशन से कर रहे हैं, कहीं जो भी रीज़न हो सकता है, ओवरऑल ओशियंस को बचाना इस डे का मकसद है। और इस साल की थीम है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये इस साल की थीम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम बनेगी आपके लिए वर्ल्ड ओशियंस डे की। 8 जून को हर साल मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड ओशियन डे सबसे पहले जिसने मनाया है उसका नाम है द ओशियंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, यानी इसी का ये माइंड है जिसने वर्ल्ड ओशियंस डे मनाना शुरू किया, जिसने प्रस्तुत किया ये डे। तो ये था आज का सेशन 10 जून का। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 11 जून की में। तब तक के लिए गुड बाय।